नमस्कार। पीपुल बिल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो ये कहते हैं, एक आध बार वो कह चुके हैं खुद घोषित रूप से, कि उनकी सरकार का यानी उनका जो राजधर्म है वो है गंगा और गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करना। ये कह चुके हैं कि वो कहते हैं हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भले ही अभी भी हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो के त्यों है, और केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया भी जा चुका है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के जो प्रस्तावना में जुड़वाए गए थे ये दो शब्द इमरजेंसी के दौरान, इनको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया भी नहीं चल रही है, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा। तो अभी भी देश एक तरह से धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन देश धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी ये है कि तो हमारी भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। लिखा किताबों में कुछ भी हो, चाहे वो धार्मिक किताबों की बात हो, चाहे वो देश के संविधान की बात हो, और जो समर्थ लोग हैं वो करते कुछ और हैं। उनको कभी आभास नहीं होता कि हमारे में लिखा हुआ है, हम जो है जिन चीज़ों को मान रहे, जिन किताबों के आधार पर काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए प्रमाणिक है, वो हमें जो निर्देशित करती है उसके अनुरूप हमें काम करना चाहिए, या हमें अपनी मनमानी से काम करना चाहिए। लेकिन ये विरोधाभास ये तो हमारी तरह से खून में बस चुका है। श्रीमद् भागवत की कथा जगह जगह हो रही है, और उस कथा का जो प्रारंभ है उसका सार ये है कि श्रीमद् भागवत की कथा कहे जाने की कथा तब सुनाई गई जब महाराजा परीक्षित ने जो कलयुग आया, तो कलयुग को अन्य चीज़ों के साथ साथ में और ये सोने में भी रहने की अनुमति प्रदान की है, कर दी थी। और वो सोने में, जब वो सोने में कलयुग का प्रवेश कर गया तो सोना अपवित्र हो गया, और सोने का वो मुकुट धारण किए हुए थे, तो उन्होंने महाराजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और इसी की वजह से उन्होंने ऋषि के साथ धृष्टता कर दी और श्रापित हुए कि 7 दिन के अंदर वो जो मरा सांप उन्होंने ऋषि के गले में डाला है वही उनको डस लेगा। तो अब ये श्रीमद् भागवत की कथा का तो जो संदेश है वो तो ये है कि सोने से दूर रहा जाना चाहिए। सोने में पाप है, क्योंकि कलयुग का वास है, माने सोने में पाप का वास है, कलयुग का वास है, यानी वो अपवित्र है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब छुआछूत चलती थी तब कोई अस्पृश्य को छू जाता था अगर उससे, तो फिर उसकी सोने की अंगूठी वगैरह वो पानी में डाल के उस पानी का छिड़काव करते थे ताकि हम फिर पवित्र हो जाए। मतलब श्रीमद् भागवत कह रही, जैसे आप मान रहे हो, सुन रहे हो, जिसका श्रवण कर रहे हैं और उसको मान रहे हो, उसको वो कह रही कि सोना अपवित्र है, और आप उसको जो है उससे आप अपने आप को पवित्र करने की प्रक्रिया चल रही। आप अपने मंदिर बनवा रहे सोमनाथ के अंदर, जो आपने मूर्ति लगवाई वो जो है भगवान शिव की थी, सोने की मूर्ति थी, कई और जगह सोने की मूर्ति लगी, तिरुपति बालाजी में आप सोना चढ़ाते हैं। तो आप अगर श्रीमद् भागवत की कथा सही है, श्रीमद् भागवत की कथा में अगर आस्था है, तो फिर आप ये जो काम कर रहे हैं, तो आप जो है ईश्वर को बहुत नाराज़ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा विरोधाभास चलता, हमारा स्वभाव बन ही चुका है कि क्या लिखा हुआ है और उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए, या हमारे में हम जब जो है जो हमारे दिमाग में आ जाए, जो फितूर आ जाए, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। तो वो भी यही है कि मुख्यमंत्री जो बने हैं योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री तो किसी मतलब उसकी शपथ तो उन्होंने ली नहीं, संस्कृति की और शपथ की और भारत के प्राचीन इतिहास की तो शपथ उन्होंने ली। जिस संविधान की शपथ लेके उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला है, वो संविधान उसके मुताबिक तो भारत के प्रत्येक मतलब उत्तर प्रदेश के, वो चूँकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है, तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जवाबदेही उनकी, जिसमें ब्राह्मण भी इंक्लूड है। जो भी पीड़ित नागरिक है उसकी सुरक्षा करना, उसको न्याय दिलाना, इसके लिए वो उसके मुताबिक वचनबद्ध। उसमें ब्राह्मण को अलग से कहने की जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण भी अगर कहीं पीड़ित हो रहा है, ब्राह्मण भी कहीं अन्याय का शिकार हो रहा है, तो उसके लिए वो तो स्वतः है वो तो। लेकिन ब्राह्मण के अलावा बाकी आप अन्य जातियों के भी जो है लिए भी वचनबद्ध उतने ही जितने एक ब्राह्मण के प्रति जिस संविधान की शपथ आपने ली उसके मुताबिक, जिसकी आप रोटी खा रहे हैं, जिसकी वजह से
जिसके जिसके कारण आज आपकी ये जो सार्वजनिक जीवन में महिमा है वो बनी हुई है। लेकिन फिर भी उनने तो जाति के आधार पर उनको कोई कहने की ज़रूरत नहीं थी कि अमुक जाति का, तो उसको अपने दायित्व को किसी जात से जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, नागरिकों से जोड़ने की ज़रूरत थी। बहरहाल लेकिन उन्होंने क्या दिया। लेकिन एक तरफ तो वो जो है एक तरफ तो उनकी ब्राह्मणों के प्रति इस कदर श्रद्धा है कि वो अलग से कि वो कहते हैं कि नहीं एक ही जाति के प्रति जो है एक ही जाति की रक्षा का दायित्व ने माना, हमारी संस्कृति से बात सिखाती है, तो इसलिए हम एक ही उसी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, एक ही जाति की न्याय और सम्मान के प्रति। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मामला अगर कहीं पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया तो फिर क्या है कि फिर ये उनकी आस्था भी जो है कहीं उनकी आस्था भी जवाब देने लगती है। अब कानपुर देहात में क्या हुआ कि कानपुर देहात में देवेंद्र सिंह भोले जो अब की बार बमुश्किल जीत गए, वैसे तो बहुत अलोकप्रिय है वहाँ के जो सांसद है कानपुर देहात के। तो देवेंद्र सिंह भोले का तो जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, जब डेरापुर में उनका विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था कमलेश पाठक के साथ, जिसमें वो पराजित हो गए थे, तो तब भी उनका ये था कि उन्होंने कमलेश पाठक ने भी वही काम किया और उन्होंने जो है देवेंद्र सिंह भोले ने भी यही काम किया कि जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण करने की। तो तब भी इन दोनों राजनीति के दोनों महारथियों की वजह से ये दोनों कौमें एक दूसरे के सामने आ गई। अब देवेंद्र सिंह की फितरत में ये शामिल हो गया। कमलेश पाठक तो खैर राजनीति से आउट हो चुके हैं, लेकिन अब जो है पर उनकी फितरत अभी बनी हुई है, तो उनकी कार्यशैली इसी तरीके की। तो अब उनके जो निर्वाचन क्षेत्र में एक और प्रभावशाली नेता है कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव सांसद चुने जा चुके एक बार अनिल शुक्ला भारती, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में और उनकी पत्नी वहाँ से विधायक है, तो जो प्रतिभा शुक्ला। और उनका कहना ये है अनिल शुक्ला भारती का कि मैं तो देवेंद्र सिंह भोले के खिलाफ पर्चा भरने वाला था, लेकिन देवेंद्र सिंह पार्टी ने जब हमसे बात की और हमने फिर उनसे पार्टी से कहा कि हमारी पत्नी को अगर आप मंत्री बना देंगे तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वरना मैं देवेंद्र सिंह भोले के खिलाफ जो पार्टी मुझे टिकट देगी चुनाव लड़ूंगा। तो फिर पार्टी ने मुझे बहुत मनाया और मेरी ये शर्त मान ली, इसलिए मैं ये चुनाव नहीं लड़ा और इसलिए मेरी पत्नी राज्य मंत्री भी हो गई। अब प्रतिभा शुक्ला की भी काम करने का तरीका ये है, वो ब्राह्मण पार्टी को संभाले रहती है उस क्षेत्र में और देवेंद्र सिंह भोले ठाकुर पार्टी को संभाले रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री एक तरफ ब्राह्मणों के प्रति भी बहुत भक्तिभाव दिखलाते, क्योंकि उनका कहना है कि सनातन संस्कृति यही कहती। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो ब्राह्मणों के मामले में भी अब जो जाति गर्व है, वैसे सन्यासी की तो कोई जात नहीं होती, तो उनको ये एक बार जो पूछा गया तो तुमको कहना नहीं चाहिए था कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हूँ। अरे यही पर्याप्त था कि मुझे गर्व है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी कोई जात नहीं और मैं जो है या ये कह देते कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। लेकिन वो उनके ऊपर हावी रहती सर, जैसे जब सन्यासी का मतलब होता है सन्यास की पूर्णता कब मानी जाती है, जब आप पहले पता चला प्राणायाम से, आसन से, प्राणायाम से होते हुए आखिरी में समाधि की उस स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर आप वो पूरी तरह से बीतरा हो जाए। कोई भी आपके न जाति के तो छोड़ दीजिए, आपका किसी ढंग का आप अपने शरीर को भी कोई कष्ट हो रहा है तो उसकी भी अनुभूति आपको न रह जाए, उसका भी राग विराग आपके अंदर समाप्त हो जाए। ना आपको भूख की फिक्र रहे, ना आपको प्यास की फिक्र रहे, ना किसी के द्वारा ना कोई मान सम्मान की फिक्र रहे, किसी तरह की कोई संताप आपको नहीं रह जाए। अब जब आप इतने बीतराग हो जाए, इतना मतलब भुला दें सारी जो सांसारिक अनुभूतियाँ हैं, तब ये माना जाता है कि समाधि की पूर्णता की स्थिति में है। अब योगी जी समाधि की वो योगी जी सॉरी हाँ उसके योग की पूर्णता की स्थिति में। अब योगी जी योग के कितने सोपान चल चुके हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो है कि उतने बीतराग तो वो नहीं हो पाई, इसलिए उनको जो एक ज़रूरत नहीं थी अपने आप को ये बताने की कि मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूँ और इस पर मुझे गर्व है।
अरे आपको तो सन्यासी होने के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने पर गर्व होना चाहिए कि इतने लोग आपका विश्वास कर रहे हैं और इतने मतलब लोगों का आप पूरे इतने बड़े समाज का मार्गदर्शन करने का आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में बैठे हुए लोग आपका अनुकरण करना चाहते हैं। इस पर गर्व होना चाहिए। ये तो आपकी तपस्या और आपकी साधना और उसका जो है और या फिर आपकी जो सार्वजनिक जीवन में जो आपको आपने जो एक तरह से शिखर पर पहुँचे उसके कारण है वो, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। सही पर्याप्त है। किसी भी जात के होते अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते, आप सन्यासी होते तो लोग आपको प्रणाम करते, आपका जो है आपके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते। तो आपको केवल आप योगी आदित्यनाथ होते, अजय सिंह नवी होते, तब भी आप कोई किसी जात के होते, तब भी लोग आपके प्रति श्रद्धा करते और तब भी आपको इसमें गर्व करने का आपके लिए कारण था। बहरहाल तो योगी को ये अनुभूति भूलती नहीं है, अपने जाति और समाज की चेतना से वो परे नहीं पहुंच पाए हैं अब, लेकिन वो हैं योग के क्षेत्र में। अब हम तो उसमें एक तरह से क्या कहें कि सबसे निचली पायदान पे तो क्या तो अभी कहीं नहीं है उस मामले में, इसलिए मैं उनको क्या सीख दे सकता हूँ। लेकिन जो लिखा हुआ उसके आधार पे मैं क्या कह सकता हूँ कि अभी योगी जी भी बहुत ऊंचे सोपान पर अभी नहीं पहुँच पाए हैं। तो जब उनका ये रहता है, तो जब ये मामला ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का होता तो फिर उनका वो जग जाता, छत्रित्व जग जाता। तो इसलिए देवेंद्र सिंह भोले बहुत अलोकप्रिय हैं और देवेंद्र सिंह भोले बिल्कुल सही बात है कि मोदी के नाम पर इस बार चुनाव जीत गए थे, वरना कानपुर देहात के सारे लोग मानते थे कि देवेंद्र सिंह भोले किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते। इसके बावजूद भी उनकी इतनी खराब ख्याति होने के बावजूद भी उन पर पूरा अनुग्रह उनकी सरकार का पूरा समर्थन साथ देवेंद्र सिंह भोले के प्रति रहता। तो अब ऐसे में तो एक के साथ सौतेला व्यवहार हो गई और देवेंद्र सिंह दोनों अपनी अपनी जातियों के छत्र पे, तो देवेंद्र सिंह भोले की और उनके बीच में जब टकराव होगा अनिल शुक्ला बारसी के बीच में, तो निश्चित रूप से जो है जो सत्ता की ताकत है, सत्ता की ताकत तो उसमें सत्ता की ताकत तो उसका देवेंद्र सिंह भोले का ही पल्ला भारी करने का काम करें। तो वहाँ कानपुर देहात में ये हुआ था कि एक थाने में कुछ ब्राह्मण कार्यकर्ताओं के, कुछ ब्राह्मणों के जो अनिल शुक्ला बारसी के समर्थक थे, उनके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न का अधिनियम का मुकदमा कायम हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार होते हुए भी उनका कहना है कि वो निर्दोष है वो ब्राह्मण, और उनके बावजूद भी मुकदमा कायम हुआ। तो और मेरी पत्नी मंत्री भी है, तो उन्होंने प्रतिभा शुक्ला का कहना है कि मैंने बात की, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, तो बताया गया कि वो बात की उनसे बात ही नहीं हो पाई, उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पुलिस से जो है अगर पुलिस के सामने उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की कि कैसे मुकदमा झूठा है, तो पुलिस तो जिसका सीएम हो उसकी पुलिस, तो वो जब सीएम के प्रतिनिधि तो वहाँ पे प्रतिभा शुक्ला तो है नहीं, सीएम के प्रतिनिधि तो वहाँ देवेंद्र सिंह भोले माने जाते। तो पुलिस को क्या मरना है जो देवेंद्र सिंह भोले की मंशा की विपरीत जाके प्रतिभा शुक्ला की बात सुनी, तो वो नहीं सुनी। तो फिर उन्होंने प्रतिभा शुक्ला ने एक अटपटा एक काम कर डाला कि उन्होंने भी जो है जो मंत्री पद की मर्यादा है, वो मंत्री पद की मर्यादा को उन्होंने उसको फाँद के और वो थाने के सामने वहाँ धरने पर बैठ गई और उसको जो दरोगा ने मुकदमा लिखा था उनके इंचार्ज को निलंबित कराने की उन्होंने मांग शुरू कर दी। तो इस पर हंगामा स्वाभाविक रूप से पूरी मीडिया के लोग वहाँ उमड़ पड़े और पूरे प्रदेश भर में वो तो चर्चा का विषय ही बन गया कि वो खुद सरकार का जो हिस्सा है, जो खुद मंत्री है, वो जो है न्याय मांगने के लिए उसको धरने पे बैठना पड़ गया है। चर्चा का विषय मिल गया, मीडिया के लोग पहुँचे और उन्होंने जो है उनके सामने ही अभी दूसरी बात हुई कि अनिल शुक्ला बारसी ने उनके सामने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को फोन किया
और ब्रजेश पाठक से ये कहा कि आपको जो है उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है, ये पद आपको इसलिए मिला है ताकि आप ब्राह्मणों के मान सम्मान की रक्षा करें। और अब आप और इसलिए आप वोट देते, तो आप ये काम कर नहीं पा रहे, तो आप तो क्या फ़ायदा है इससे कि ब्राह्मण बीजेपी का समर्थन में और आपके उप मुख्यमंत्री बनने की क्या सार्थकता है। ये उन्होंने उनको एक मैसेज देना था कि ब्राह्मण किस तरीके से योगी सरकार के रवैये से और खुद व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री योगी के रवैये से किस कदर दुखी है। बात तो वो ब्रजेश पाठक का कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पता था कि ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये बात मीडिया में आएगी तो सारे तो इससे जो है पूरे प्रदेश भर का ब्राह्मण समाज उद्दुलित होगा मुख्यमंत्री के खिलाफ। और वैसे भी जो उनकी योगी आदित्यनाथ की जो पृष्ठभूमि है, जिस मटके के वो मांग है, उस मटका और वहाँ के जो प्रभावशाली ब्राह्मण हैं उनका टकराव चलते ही रहा है। तो वो तो एक तरह से उनकी मुसलमानों से अदावत बाद में है, बाकी उनका जो है शक्ति परीक्षण हमेशा ब्राह्मणों से होता रहा है। हरिशंकर तिवारी जिंदा थे तब तक उनसे होता रहा था, और उसके बाद में हालांकि ईडी ने उनके सुपुत्र को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये माना जाता है कि ये इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का ही हाथ था। तो पूरे पूर्वांचल में और उसके नाते जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला तो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज उनसे आशंकित रहता है। और ये कोई भी ऐसा प्रसंग आता है तो वो उस प्रसंग में तो फिर वो ब्राह्मण समाज एकदम चौकन्ना होकर और एकदम जो है उसकी आंखें करने लगता है कि अपने आप को मतलब, और फिर उसको कोई ब्राह्मण समाज में एक चर्चा का विषय बन जाती है और एक ब्राह्मण समाज के बीच में फिर एक योगी के विरोध में व्यापक रूप से चर्चा होने लगती। तो ये ही उनका एक मकसद था कि फिर ब्राह्मणों को इस बात के लिए सजग किया जाए कि ये सरकार में आपके साथ में आपकी नहीं सुनी जा सकती, आपके साथ में दोयम दर्जे का, आपके साथ में सौतेला व्यवहार होगा। ये उन्होंने ये एक मैसेज देने की कोशिश की। तो एक बार फिर ये तो इस घटना ने तो एक तरह से वो जो चीज़ें ज़मीन के नीचे पहुंच गई तो उनको सतह में लाने का काम किया, लेकिन इस बीच में कई घटनाएं अपने तरीके से काम कर रही थी। जो उनका जो एक मामला है बांदा सदर के विधायक प्रकाश दुबे का एक जो मामला है, जिसमें हालांकि उन्होंने जिस एसडीएम को थप्पड़ मारा था वो एसडीएम भी ब्राह्मण ही था, लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि उस नाते उनकी आलोचना हो रही थी, उसमें योगी जी ने उनका कुछ बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन इसका एहसान उन्होंने माना हो वो नहीं माना। उन्हें पता था कि हमारी धौंस की वजह से योगी जी को करना पड़ा, वरना तो उनकी मंशा कुछ और ही थी। तो उन्होंने ये काम किया कि वो अगले दिन कोई कार्रवाई की वजह से किसी मामले की वजह से एक ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर प्रशासन ने चलवा दिया। तो फिर वहाँ प्रकाश दुबे पहुँच गए और उन्हें भी ये कहने का मौका मिल गया कि ब्राह्मणों के साथ में इस सरकार में अन्याय हो रहा, ब्राह्मणों के प्रति ये सरकार द्वेष भावना रखती। तो फिर वो ये दोनों प्रसंग बीच जुड़ गए तो मामला और ज़्यादा हो गया। आज जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो सरेआम मोदी की आलोचना करते थे, योगी की आलोचना करते थे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना कि आखिर योगी ने हमको बुलवाया क्योंकि वो तो जो है लहू पुकारेगा। वही वाली बात होगी जब एक तरह से वो उसकी जो जातिगत मोह है उससे वो ऊपर नहीं उठ पा रहे योगी जी, तो निश्चित रूप से उन्होंने बुलवाया होगा। और उसमें वो कह रहे थे कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई और केवल कुशल छीम और परिवार की वो हालत परिवार की जानकारी करके रहे। लेकिन आज जो ढंग से वहाँ की डीएम नोएडा की डीएम जो नेहा शर्मा वो भी ब्राह्मण, उनको जो ढंग से हटा दिया गया वहाँ से, तो उससे लगता नहीं है कि केवल एक बात हुई। उन्होंने कहा कि देखो सगा अपना ही होता है और घुटना क्या पेट की ओर ही मुड़ता है, इस तरह की जो कहावतें हैं, तो उसी कहावत के तहत हुआ कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह मुझे कितना भी एक तरह से जलील करने की कोशिश करते रहे हों, लेकिन ये है कि आखिर में हम सगे तो
वो हमारी जात के तो सगे तो हम लोगों को वो ही हमें उन्हीं को अपना सगा मानना चाहिए। तो फिर वो जो उनका जो प्रेम है, पारिवारिक प्रेम कह लें इसको, भारतत्व प्रेम है, उसके नाते उन्होंने जो कि अव्यक्त रूप से या उन्होंने कहा ही हो मुलाकात में, तो वो निया शर्मा भी हट गई। तो ये भी एक प्रकरण उसके साथ जुड़ेगा। तो कल मिला के ये है कि जो योगी जी ने ये जो राजनीति, योगी जी ने स्वयं एक शुरुआती गलती की शुरुआत की कि ये कह के कि नहीं हमारी सरकार तो केवल एक, क्योंकि हिंदू संस्कृति केवल कहती कि आप केवल एक जाति के प्रति जवाब दें, केवल एक जाति, तो हमारी सरकार भी उसी जाति के प्रति जवाब दे। जबकि अगर उससे आगे बढ़ना है, देश का कल्याण किया जाना है, तो आपको नियमों कानून के प्रति एक जवाब देना चाहिए। और ये जातिगत बंधन जैसे टूटे उस तरह का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब वो टूटे कैसे? आप तो इसमें चालाकी जब आप ये बात कर रहे थे ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों की रक्षा करना ये हमारी सरकार, हमारा राजधर्म है, तो तब आप ये कह रहे कि ब्राह्मण की रक्षा से तो ठाकुर की रक्षा हम दोनों लोग मिलकर साथ करेंगे, और बाकी जो जातिगत चिंता पैदा करने का जो एक दायित्व तो आपके ऊपर है, उससे आप एक मुकरने का काम कर रहे थे। और आप किसी ब्राह्मण का, किसी ठाकुर का उत्पीड़न, उसके साथ अन्याय व्यक्तिगत आधार पर तो हो सकता है, व्यक्तिगत किसी का, लेकिन आप अमुक जाति के हैं इसलिए उसके साथ में कोई पक्षपात हो जाए, कोई अन्याय हो जाए, ये इस बात का, इस तरह की धारणा का कोई आधार नहीं है। जब ये कहा जाता है कि किसी जाति का अन्याय किया गया तो वंचित जातियों के प्रति होता है, क्योंकि आपने सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक परंपराओं में ऐसा कायम रखा। कोई ऐसी सामाजिक परंपरा तो है नहीं, कोई ऐसा सामाजिक दायित्व तो कोई ऐसा सामाजिक नियम तो है नहीं कि जिसमें जो है ब्राह्मण को आप छोटा करके देखें, बल्कि ब्राह्मण को तो सबश्रेष्ठ आप एक को मानना पड़ता है। लेकिन उनको केवल छोटा करने की बात नहीं है। उनको आपने नए कपड़े पहनने पे, ताज़ा भोजन करने पे, अगर हमारे सामने से निकले तो जूते उठा के चलिए, अगर उनकी बारात आ रही है तो फिर आप जो है उन पर उस दूल्हे पे आप जूतों की बरसात करेंगे। ये सब जो एक तरह से घृणित मानसिकता है, ये उस व्यवस्था के नाते की जारी है। लेकिन आप ठहराना चाहते हैं कि तो ये जो इस नाते कानून की सहानुभूति उन वर्गों के साथ है जिनके साथ में अस्पृश्यता का और इस तरह से अपमान का व्यवहार होता है। लेकिन क्योंकि उसके पीछे कारण है, और वो कारण है उस ढंग की सामाजिक नियम और उस ढंग की जो है परंपराएं। लेकिन ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसमें ब्राह्मण या ठाकुर को कोई जाति के आधार पर नीचा दिखाई जाने की बात तो व्यक्तिगत उनकी देवेंद्र सिंह भोले की और उनकी लड़ाई है, उनकी वारसी की और देवेंद्र सिंह भोले का के प्रति उनकी हमदर्दी है। तो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में हो सकता है कि अनिल शुक्ला वारसी के साथ में अन्याय हो रहा हो उनके समर्थकों को। और ये तो अगर ब्राह्मण ठाकुर की बात भी ना हो तो जहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती और दूसरी जातियों के बीच में, तो उनमें भी ये चलता रहता, इसकी उससे तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं इनकी जो प्रभावशाली जातियाँ परंपरागत रूप से रही सामाजिक व्यवस्था में जो प्रभावशाली हैं, जिनको एक उच्च दर्जा प्राप्त है, वो जातियाँ भी पीड़ित हैं, आप ये ठहरे जाति के आधार पर, तो फिर आप इसका मतलब है कि आप उस वास्तविकता को जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नाते कानून की सहानुभूति वंचित जातियों के प्रति है। आप उसको उस सच को जो है हल्का करने का, उस सच को झुटलाने का काम कर रहे हैं और सबको आप एक बराबरी पर रख देने का काम कर रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। और इससे तो कल को ये होगा कि नहीं, पर तो ये आप कहना है कि नहीं जाति के आधार पर अन्याय की बात उठाई नहीं जानी चाहिए, तो फिर तो उसमें तो वो मारे जाएंगे जिनके खिलाफ अन्याय की बात उठाई जाएगी। अब योगी जी अगर कहीं किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो वह अन्याय तो उसमें तो कोई बोला नहीं, उस लोगों को बोलना चाहिए था। योगी जी के अंदर तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी व्यवस्था वाले आग्रह हैं। वो करणी सेना को कभी दौड़ाते हैं कि ताकि दलित अपनी हैसियत में रहें, कभी कृष्णों को अपनी हैसियत में, कभी उनके
आरक्षण में चोरी करती है, तो जाति के आधार पर जिनके साथ में अन्याय हो रहा है वो अलग है। लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि वो जो है कि ब्राह्मण के साथ, वो भी कोई ठाकुर, एक आध जगह की बात अलग है, एक आध व्यक्ति वो कोई अन्याय कर सकता है। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा राजधर्म की प्राथमिकता तो यही है, ब्राह्मणों का संरक्षण करना। और मतलब व्यावहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि जो क्षत्रिय समाज तो पूरी तरीके से ब्राह्मणों के आगे साष्टांग नजर आता है, वो उसको उस समय मानवता नजर नहीं आती जब वो किसी दलित दूल्हे को घोड़े पे चढ़ के आते देख के उसका खून खोल जाता है और उसको वो अपमानित करता है, उसको उसके साथ पिटाई करता है, तब उसकी मानवता, तब उसका जमीर नहीं जा सकता, तब उसका जमीर नहीं जाता। और तब योगी जी को भी अपना राजधर्म याद नहीं आता, क्योंकि उनका तो राजधर्म एक जाति विशेष की रक्षा करना है। तो जब वो इस जाति धर्म को मानते हैं, जब उनकी दृष्टिकोण ये है, तो फिर देवेंद्र सिंह ढोले के साथ में और या किसी कहीं पर भी अगर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण अगर हो रहा हो, अगर ठाकुर की किसी अन्य जातियों के साथ लड़ाई हो रही हो, तो फिर वो ठाकुर के पक्ष में खड़े हों और उस अन्य जातियों को रोने और उसका दमन कर दें, वो तो ठीक है। लेकिन अगर क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, तो अगर उनके जिस राजधर्म की बात उन्होंने कही है, अगर इस राजधर्म में उनका वास्तव में विश्वास है, अगर उनका धर्म अगर यही कहता है, तो उन्हें ये चाहिए कि वो जो है उस ब्राह्मण की संतुष्टि के लिए देवेंद्र सिंह ढोले के प्रति कड़ी कार्रवाई करें और उनका रुतबा उनके जो है रुतबे को बढ़ाने की बजाय और उनका रुतबा उनको ये सीख दें कि जिस तरह से हम नतमस्तक होना चाहिए पूरी क्षत्रिय समाज को, तो आप भी नतमस्तक रहकर काम करना सीखें और पूरे प्रदेश में इस ढंग का मैसेज देना चाहिए। बहरहाल बात एक उलझ गई, कानून कुछ कहता है, हमारा संविधान कुछ कहता है, हमारे कानून कुछ कहते हैं, और ये वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं उनके ऊपर जो सोच आ भी है, वो सोच तो दूसरे किस्म की आई भी संस्कृति के नाम पर जो सोच आ भी है, तो उससे तमाम तरह के विरोधाभास बढ़ रहे, तमाम तरह के उससे भ्रम बढ़ रहे हैं और उससे सरकार की कुशलता पर, सरकार की प्रभाववत्ता पर उसका एक असर पड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।